क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही हम करेंगे 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री का जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना क्या है और किस चीज़ के मुतालिक हमारे पास इसमें टॉपिक मौजूद हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ पहले लगाए क्यों जाते हैं। देखें, हर सोसाइटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं। सो हर मुल्क की, हर सोसाइटी की कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते होते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या काम किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे कि आपके पास मेटल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, इस तरह पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्री है, पेट्रोल वगैरह उसमें जो काम किया जाता है। सो मेटल्स जो हमारे पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आजकल चूंकि मेटल जो है इसकी जगह पॉलीमर ने ले लिया है, फिर भी मेटल्स की इंपॉर्टेंस को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेटल्स को मशीनरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो टूल्स वगैरह होते हैं वो भी मेटल से बने होते हैं। इन शॉर्ट मेटल्स की इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते होते। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और इस तरह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास है वो हमारे पास है वॉशिंग सोडा। डिफरेंट पर्पज़ के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है और ये इंडस्ट्री जो हमारे पास है सॉल्व प्रोसेस के ज़रिए इसकी हम सिंथेसिस भी करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की बात आ जाती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी है। फर्टिलाइज़र में इस चैप्टर में हमने जो सिंथेसाइज हम करेंगे वो हम यूरिया बनाएंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है यूरिया की सिंथेसिस। सो फर्टिलाइज़र जो हमारे पास होते हैं उसकी इंडस्ट्री क्यों लगाई जाती है, अगेन वही बात है, हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ को बेटर बनाने के लिए और क्रॉप्स की यील्ड को इन्हेंस करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते होते हैं। चूँकि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स कि हमारे पास पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, इनकी खुराक की पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हम हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते होते हैं। और फर्टिलाइज़र्स हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्टिलाइज़र है यूरिया। यूरिया की सिंथेसिस इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है मॉडर्न एज में कम्युनिकेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पेट्रोल वगैरह जो कम्युनिकेशन वेज़ है हमारे पास है, जो गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और गाड़ियों वगैरह को किस चीज़ की फ्यूल की ज़रूरत होती है, डीजल है हमारे पास है, पेट्रोल वगैरह। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी, इसकी भी हमारे पास बहुत ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 की बात हम कर रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि हमारे पास जो पूरा बरसगीर पाक व हिंद है, जो हिंदुस्तान हमारे पास इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जब कंबाइन हुआ करता था, टोटल इंडस्ट्री हमारे पास जो होती थी 921 बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुआ करते थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में जब पार्टीशन हो गई है, उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में जो इंडस्ट्रीज़ आई हैं सिर्फ 34 इंडस्ट्री आई है और ये इंडस्ट्री पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी नहीं थे। सो हुकूमत ने क्या काम किया है, हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इनकरेज किया है कि आप लोग इंडस्ट्री लगाएं ताकि हम पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। सो बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे मेजर्स किए गए हैं ताकि हमारे पास इंडस्ट्री जो है वो मुल्क में एक ख़ास तरीके से चलाया जा सके। हमारे इसके अंदर टॉपिक भी है 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। इसमें हमने मेटल्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि कैसे हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। 16.1 हम स्टार्ट करने लगे। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हमारे पास टॉपिक है और इस टॉपिक में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ हमारे पास डेफिनीशंस हैं, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स हैं, ओर्स है, गैंग पार्टिकल्स हैं और इसके बाद हमारे पास मेटलर्जी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास अगर मिनरल की बात की जाए तो मिनरल क्या चीज़ है। मिनरल्स को हमारे पास डिफ़ाइन किया गया है। डेफिनेशन हमारे पास है द सॉलिड natural materials found beneath the earth's surface which contain compounds of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals।
अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हमारे पास ये जो मिनरल है ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज़ का हमारे पास है? सबसे पहली बात मेटल, और ये मेटल हमारे पास कंबाइन किसके साथ किया होता है? अदर कंपाउंड्स के साथ और प्लस हमारे पास इसमें अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं। सो मिनरल हमारे पास एक मिक्सचर है, मेटल कंबाइंड विद अदर कंपाउंड्स प्लस अर्थ इम्प्योरिटीज़। सेकंड हमारे पास अगर इसकी हम बात करेंगे, ये जो मिनरल हमारे पास है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? ये हमारे पास हमेशा सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। क्लियर? तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको हमेशा बेनेथ द अर्थ सरफेस मिलेगा। क्लियर? और नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे ये हमेशा नेचुरल होता है, नेचुरली बनता है। क्लियर? सो 4 बातें हो गई डेफिनेशन में। मिनरल क्या चीज़ है? हमारे पास एक मिक्सचर है, किस चीज़ का? मेटल कंबाइंड विद अदर कंपाउंड्स प्लस अर्थ इम्प्योरिटीज़। इसका जो फिजिकल अपीयरेंस आपको नज़र आएगा वो क्या चीज़ है? फिजिकल स्टेट आपको जो है सॉलिड फॉर्म। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये क्या चीज़ है? लोकेशन इसी कहाँ पे होती है? बेनेथ द अर्थ सरफेस आपको मिलेगा। और नंबर 4 पे क्या चीज़ है? ये एक नेचुरल चीज़ हमारे पास होती है। सबसे पहले पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। मेटल कंबाइंड फॉर्म में होता है। अब चूँकि हमें मेटल चाहिए, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से हमने मेटल को निकालना है। तो मेटल हम निकालते क्यों हैं और इसके लिए हम ये मिनरल्स क्यों यूज़ करते हैं? देखें, आपको पता भी है और हमने ये बात पढ़ी भी है कि मेटल्स जो हमारे पास चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करते होते हैं। सो कभी भी आपको मेटल्स फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते होते हैं। क्लियर हो गई बात? सपोज कर आपके पास सोडियम है, सोडियम आपको कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता होता, हमेशा सोडियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ आपको कंबाइन मिलता है। क्लियर? खेवड़ा में नमक के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपको पता भी है। नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9th में, वहाँ पे हमने सोडियम मेटल जब एक्सट्रैक्ट किया था, तैयार किया था, उसी सेल के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया था। क्लियर? सो मेटल्स चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमेशा ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा किसी के साथ कंपाउंड बना के कंबाइंड स्टेट में आपको मिलते हैं। और अगर मिनरल की बात आ जाए, चूँकि ये अर्थ सरफेस के बेनेथ होते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए इनके साथ अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास मिनरल की बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ओर्स की बात आती है। अब ओर्स क्या चीज़ है? अब हम ओर की बात करते हैं। हम एक एग्जांपल से बात समझ रहे हैं। सपोज करें आपको कॉपर मेटल बनाना है, आपको कॉपर मेटल चाहिए, आपने कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मिनरल देखने कॉपर के, क्या आपके पास कॉपर के मिनरल्स क्या हैं? सो हमारे पास किताब में जो लिखे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे पास मिनरल्स हैं। एक हमारे पास कॉपर ग्लांस है, दूसरा हमारे पास चैल्कोपायराइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चैल्कोपायराइट है, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है CuFe, कॉपर, आयरन और साथ हमारे पास इसके साथ सल्फ़र है। आपको याद है जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारे पास जो है मिनरल किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मेटल, और मेटल हमारे पास बाकी एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ कंबाइन होता है, साथ हमारे पास इसके अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती हैं। सो ये आपके पास कॉपर का एक मिनरल है। क्लियर हो गई बात? और इस मिनरल में हमारे पास जो कॉपर है वो 34.5% मौजूद है। क्लियर? अगर हम इसकी मेटलर्जी करेंगे तो हमें 34.5% प्योर कॉपर इसमें से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और मिनरल है चैल्कोसाइट, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है Cu2S। क्लियर? और इस मिनरल में हमारे पास जो कॉपर मौजूद है वो हमारे पास है 79.8%, इसमें हमारे पास प्योर कॉपर मिल सकता है अगर हम इसकी मेटलर्जी करें। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलाइट, भी हमारे पास एक मिनरल होता है और कोवेलाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है Cus। क्लियर? इसमें हमारे पास जो कॉपर मौजूद है वो है 66.5%, इसमें कॉपर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे इसके मिनरल्स हैं। हमारे पास इसका बोरनाइट भी है। सो बोरनाइट हमारे पास इसका फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास वो है 2Cu2
साथ हमारे पास सल्फ़र डॉट लगा के, और साथ हमारे पास कॉपर सल्फाइड, साथ हमारे पास FeS। अब ये हमारे पास बोरनाइट है, और बोरनाइट में जो कॉपर है वो 63.3% मौजूद है। मेटलर्जी अगर की जाए तो आपको 63.3% प्योर कॉपर मिल सकता है। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास जो है डिग्नाइट भी कॉपर का एक मिनरल है, और इसका अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास इसमें जो है कॉपर 9 और सल्फ़र हमारे पास इसमें 5, सल्फ़र हमारे पास सल्फ़र हमारे पास इसमें 5, और इसमें जो कॉपर मौजूद है 78.1% प्योर कॉपर आपको इससे मिल सकता है अगर आप इसकी मेटलर्जी करते हैं। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास मेलाचाइट भी है, एज़ोराइट भी है। सो मेलाचाइट हमारे पास जो है वो हमारे पास कॉपर, और हमारे पास है कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका अगर आप मेटलर्जी करते हैं तो इससे आपको 55.1% प्योर कॉपर मिल सकता है। और लास्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, बस हम ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट हमारे पास जो है क्यूप्राइट है। क्यूप्राइट में हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो कॉपर मौजूद है वो है 88.8%। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्राइसोकोला भी होता है, और एज़ोराइट की तो हमने बात की है, क्यूप्राइट की भी हमने बात कर ली है। सो इन शॉर्ट ये सारे के सारे हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास मिनरल्स हैं। क्लियर। अब अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, मिनरल के बारे में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का, हमारे पास मेटल बाकी चीज़ों के साथ ये मिल के कंपाउंड बनाता है। क्लियर। कंबाइंड फॉर्म में होता है, साथ अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती हैं। बात हमने स्टार्ट की थी, सपोज करें आपने कॉपर मेटल आपको चाहिए, आपने कॉपर मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है मिनरल से। अब ये सारे के सारे आपके पास मिनरल मौजूद हैं, आपने किस में से कॉपर की एक्सट्रैक्शन करनी है, कौन सा मिनरल आपने लेना है जिससे आप कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। इसके लिए आपने दो बातों का ख्याल करना है। दो बातों का आपने क्या ख्याल रखना है, एक तो आपने उस मिनरल को उठाना है जिस पे आपका खर्चा कम से कम आए, पहली बात। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि उस पे आपकी जो फिजिकल एफर्ट है वो भी मिनिमम से मिनिमम लगे। क्लियर। आपने उस मिनरल को सेलेक्ट करना है जिस पे आपकी जो एफर्ट है वो भी कम लगे और उस पे आपका ख़र्चा भी कम आए, वो मिनरल आप सेलेक्ट करेंगे, उसी से आप मेटल की एक्सट्रैक्शन करते होते हैं। जो मिनरल आप सेलेक्ट करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, वो मिनरल आपका ओर बन जाता है। क्लियर। सो डेफिनेशन की तरफ देखें, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट आर कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ मेटल्स। वही बात है हमारे पास, उस मिनरल को आप सेलेक्ट करते हैं जिस पे आपकी कॉस्ट भी मिनिमम आती है और जिस पे आपकी फ़िज़िकल एफर्ट भी बहुत कम लगती है, उस मिनरल को आप सेलेक्ट करते हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, और वही मिनरल आपका क्या चीज़ बन जाता है, ओर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ओर्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हर मिनरल जो हमारे पास है वो ओर नहीं है, क्योंकि इस किस्म की भी हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं जिसमें हमारे पास एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसमें हमारे पास खर्चा भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आता है, इसलिए हम उसकी सिलेक्शन नहीं करते होते। सो ये हमारे पास ओर की बात हो गई है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है गैंग पार्टिकल्स। सो गैंग पार्टिकल्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, गैंग पार्टिकल बेसिकली हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ अगर आपको याद हो, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, हमने स्टार्ट में बात की थी कि मिनरल क्या चीज़ है, तीन चीज़ें इसमें हमारे पास आप कह सकते हैं। एक हमारे पास मेटल का कंपाउंड बना होता है किसी और एलिमेंट, बाकी एलिमेंट के साथ, और इसके साथ तीसरे नंबर पे अर्थ इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं। सो गैंग पार्टिकल्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, या गैंग हम किसको नाम देते हैं, जब हम मिनरल से अर्थ इम्प्योरिटीज़ और बाकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को हम नाम क्या देते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को हम नाम देते हैं गैंग पार्टिकल्स का। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास है। सो बेसिकली ये हमारे पास किस चीज़ का नाम है, इम्प्योरिटीज़ का। और ये इम्प्योरिटीज़ हमारे पास दो किस्म की होती है, एक हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और एक हमारे पास बाकी जो, जैसे कि आपको यहाँ पे आयरन भी नज़र आ रहा है, साथ आपको सल्फ़र भी नज़र आ रहा है, ये भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सो तीन बातें इसमें हमारे पास क्लियर हो जाती हैं, मिनरल,
ओर और गैंग पार्टिकल्स। हम मेटलर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। मेटलर्जी बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़? अगर देखा जाए तो मेटलर्जी बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस, एक ऑपरेशन का नाम है। क्लियर? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल की बात की है, उसके बाद हमने ये भी कहा था कि सपोज करें आपको कॉपर मेटल चाहिए, आप कॉपर मेटल की डिमांड कर रहे हैं, आपने कॉपर मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए हमने मिनरल को सेलेक्ट किया है। जो मिनरल हमने सेलेक्ट किया वो हमारा ओर बन गया। अब ओर चूँकि हमारा क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें मेटल भी मौजूद है, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास इसमें एटम्स भी मौजूद हैं जिसके साथ मेटल ने मिलके कंपाउंड बनाया हुआ है। क्लियर? इसके साथ हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं, गैंग पार्टिकल्स हमारे पास। क्लियर? अब मेटलर्जी हम क्या काम करते हैं? सपोज करें आपके पास ओर है और ओर हमारे पास अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज करें आपके पास चैल्कोपाइराइड है, CuFe हमारे पास S2, ये आपके पास चैल्कोपाइराइड है। सो इसमें से आपने कॉपर को निकालना है। बाकी आपके पास ये जो आयरन है और सल्फ़र है और साथ आपके पास अर्थ इम्प्योरिटीज़ हैं, इसको आपने सेपरेट करना है। कॉपर यहाँ से आपने निकालना है, इसकी आपने एक्सट्रैक्शन करनी है। सो जिस प्रोसेस के ज़रिए आप ओर से मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे, चाहे वो फिजिकल मेथड हो चाहे वो केमिकल मेथड हो, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटलर्जी का। क्लियर? अब मेटलर्जी जो हमारे पास ये 3 तरीक़ों से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये पहला स्टेप हमारे पास होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे और अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के हमारे पास इसमें 3 तरीके होंगे मज़ीद। इसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। इसमें हम क्या काम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमारे पास जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आयरन है और हमारे पास सल्फ़र है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने ये काम करना है। और तीसरे नंबर पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल की हम रिफाइनिंग का काम करेंगे। जो थोड़ी बहुत इसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसको भी हम मज़ीद रिमूव करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिकली मेटलर्जी में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरे नंबर पे हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जैसे कि हमने बात की थी, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो काम किया जाता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इस प्रोसेस में हमने अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। अगर आप डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ removal of gang from the ore is known as concentration and purified ore is called concentrate. Suppose करें आपके पास चैल्कोपाइराइड है, CuFeS2 आपके पास ये चैल्कोपाइराइड है, इसके पास इसमें अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं। अब इस ओर से आपने अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। सिर्फ अर्थ इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। क्लियर? बाकी ये जो इसमें आयरन है और सल्फ़र है, इसको हम रिमूव करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल वाले पॉइंट में। क्लियर? सो अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो प्यूरिफाइड ओर बच जाता है उसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेट का। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारे पास कैसे की जाती है? ये अगेन हमारे पास 3 तरीक़ों से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है, सेकंड हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है और तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन के लिए जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, वो क्या चीज़ है हमारे पास? डेंसिटी डिफरेंस है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंसिटी की अगेन बात कर लेते हैं। आपको पता भी है कि डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मैस और वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस भी हो, वो वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करे, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करे, तो उसकी हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस जो है उसको हम बेस बनाते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बनाते हैं। चूँकि हमारे पास मेटल है, आपको पता है मेटल का हमारे पास मैस ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है, मेटल की हमारे पास हमेशा डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि हमारे पास जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनकी डेंसिटी मेटल के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? डेंसिटी डिफरेंस को बेस बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन जो है, इसमें हम काम क्या करते हैं? इसमें जो सबसे पहला स्टेप आपका है
उसमें आपने ओर को क्रश करना है, बिल्कुल आपने क्रश फॉर्म में लेके जाना है। सो जब आप ओर को क्रश करते हैं उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं, और वो सिस्टम हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसके यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो हमारे पास देख लें आप, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारे पास इस किस्म का एक टैंक हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर इनलेट करने के लिए ये हमारे पास वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है ना एक आउटलेट बनाया होता है। सो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या चीज़ डालते हैं, इस टैंक के अंदर हमने ओर डालना है, और अगेन सबसे पहला पॉइंट आपका क्या काम है, ओर को आपने क्रश करना है। जब आप क्रश करते हैं वो क्रश ओर जो है ना वो आप इस टैंक के अंदर डाल दें, ऊपर से आपने वाटर डालना है। अब जब ये वाटर आप इसके ऊपर डालते हैं तो हमारे पास ये वाटर जो इसके ऊपर गिरता है, ये क्या करता है, ये वाटर हमारे पास इसको एजिटेट करता है। ये जो हमारे पास क्रश ओर है इसको एजिटेट करता है। एजिटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास आपने देखा होगा वो सर्कल्स की फॉर्म में जो घूमता है, इसको हम नाम देते हैं एजिटेशन का। सो जब इस क्रश ओर के ऊपर ये वाटर गिरता है, ये हमारे पास यहाँ पे ये जो क्रश ओर है ये एजिटेट होता है। एजिटेशन से हमारे पास क्या काम होता है कि जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चूँकि उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो वाटर के साथ क्या हो जाता है, हमारे पास वो अर्थ इम्प्योरिटीज़ ऊपर उठती जाती हैं, जबकि और जो क्रश फॉर्म में है वो नीचे सेटल डाउन होता जाता है। अब ये जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ हैं ये चूँकि वाटर के साथ मिक्सअप होकर ऊपर उठ रही हैं, और ये इस आउटलेट से हमारे पास क्या काम हो जाता है, इस आउटलेट से हमारे पास ये बाहर की तरफ चली जाती हैं, गिर जाती हैं। इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, इस तरीके से हम ओर को क्रश फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं, और इस तरीके से इसके ज़रिए इसमें से हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को निकालते होते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे है। अगेन आई एम टेलिंग यू, चूँकि हमारे पास मेटल की डेंसिटी अर्थ इम्प्योरिटीज कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास क्या काम हो जाता है, जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर के साथ मिक्सअप होके क्या काम हो जाएगा, हमारे पास इस आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ है उसकी डेंसिटी कम होती है। सो ये हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है, इसमें हमारे पास इस तरीके से ये काम किया जाता है। सेकंड हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो बेस है, वो क्या हमारे पास वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर। मतलब कि जो आपके पास ओर पार्टिकल्स हैं और गैंग पार्टिकल्स हैं, इनकी वेटिंग की जाती है हमारे पास किसके साथ, ऑयल के साथ और वाटर के साथ। सो हमारे पास काम क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डायग्राम हम टैंक ले लेते हैं। इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें आपने जो सबसे पहले काम करना है, अगेन पहला स्टेप कॉमन है, ग्रेविटी सेपरेशन के साथ आपने ओर को क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने ओर को यहाँ पे इस टैंक में डालना है। क्रश ओर को आपने इस टैंक के अंदर ले लेना है। इसके बाद दूसरा काम आपका क्या है, दूसरा काम आपने इसके अंदर ऑयल भी डालना है, और सेकंड नंबर पे आपने इसके अंदर वाटर भी डालना है। क्लियर हो गई बात। अब जो हमारे पास ये ऑयल और वाटर है, हमने पहली बात की है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। सो क्या काम किया जाता है हमारे पास, यहाँ पे जो ओर पार्टिकल्स हैं, ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड विद ऑयल एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। सो यहाँ पे प्रेफरेंशियली हमारे पास जो है जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ वेट हो जाते हैं, जबकि हमारे पास जो हमारे पास जो ओर पार्टिकल्स हैं उसकी वेटिंग हो जाती है किसके साथ, ऑयल के साथ। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या काम किया जाता है, हम इसमें यहाँ पे एक सिस्टम यूज़ करते हैं। हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम क्या काम किया जाता है, इसके ज़रिए हम यहाँ पे कंप्रेस एयर को यहाँ पे लेके आते होते हैं। क्लियर, यहाँ से हम एयर को कंप्रेस करके इस सिस्टम के में लेके आते हैं, और इसकी क्या वजह है, क्योंकि यहाँ से कंप्रेस एयर जब आएगी तो ये हमारे पास जो पूरा मिक्सचर है, इस पूरे मिक्सचर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्रश ओर है, ऑयल है और वाटर है। सो ये जो कंप्रेस एयर है ये क्या काम करेगी, इस पूरे मिक्सचर को एजिटेट करेगी। एजिटेट मतलब मैंने पहले बताया हुआ था कि हमारे पास ये सर्कल्स की फॉर्म में घूमता रहेगा। क्लियर। अब इस एजिटेशन से क्या होता है कि चूँकि हमारे पास जो ओर पार्टिकल्स हैं उनकी वेटिंग होती है किसके साथ, ऑयल के साथ। अब ये जो ओर पार्टिकल्स हैं
वेटेड और पार्टिकल्स ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, किसकी फॉर्म में, झाग की फॉर्म में, फ्रोथ की फॉर्म में। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इसी वजह से नाम दिया गया है कि चूंकि हमारे पास ऑयल वेटेड और पार्टिकल्स जो होते हैं वो झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से इनको क्या किया जाता है, ईजिली स्किम कर लिया जाता है, जहाँ से इनको ईजिली रिमूव कर लिया जाता है। जबकि जो हमारे पास वाटर वेटेड गैंग पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्या काम कर लेते हैं, अर्थ इम्प्यूरिटीज़ और पार्टिकल्स को हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं।